कुछ क्वेश्चंस उसमें से बाकी थे, तो ठीक है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि यहाँ पर यूरिया की वह मात्रा, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यूरिया की वह मात्रा जो 500 सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, जल में घोलने पर, ठीक है, हिमांक का जो अवनमन होता है वह 0.186 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यूरिया की वह मात्रा, यानी हम कह सकते हैं कि कितना यूरिया मिलाया गया होगा किसमें, 500 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, जल में, ठीक है, कि उसका जो हिमांक है वो क्या हो जाए, 0.186 डिग्री सेल्सियस हो जाए। बात आ रहा है इसमें? तो इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर जो है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका जो है आंसर जरूर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है यूरिया की उस मात्रा वह मात्रा बताइए जो 500 ग्राम जल में घोलने पर उसका हिमांक इतना कम हो जाता है, और यहाँ पर KF का मान दिया गया है। तो क्या करोगे भाई, पहले क्या निकालोगे, यहाँ पर गिवन यानी क्या दिया गया है। तो हमें पता है कि जो है जल है, तो जल का जो भार है, ठीक है, जल का जो आयतन है वो कितना दिया है, ठीक है। तो जल का जो आयतन दिया है वो भैया 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब कहो, या तो इसी को हम ml कहें, क्या कह सकते हैं, ml कह सकते हैं, है ना। चलिए, अब इसी को अगर हम क्या कर सकते हैं, जल का आयतन हो गया। अब बात करना है कि जल का हम भार क्या ले सकते हैं। तो जल का भार यानी विलायक, तो आपको पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, जल क्या है, एक विलायक है। तो विलायक का भार कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है भैया आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणे क्या होता है, घनत्व होता है। बात आ रहा है? तो इसका जो आयतन है वो कितना है, ठीक है। तो आयतन इसका जो है आपका 500 है, कितना है, 500 है। घनत्व कितना होता है जल का, 1 होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब विलायक का भार को हम लिखते हैं WA, और उसका वैल्यू कितना आ गया भाई, 500 ग्राम हो गया, ठीक है। और विलेय यानी यूरिया की मात्रा, तो यूरिया की मात्रा को हम लोग WB देखेंगे, और इसे हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं कि ये कितना होगा। कह रहा अवनमन करती है यानी कितना कमी आती है, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा TF, है ना। तो डेल्टा TF में कितना आ रहा है, 0.186 डिग्री सेल्सियस आता है। और साथ में दिया भैया KF का मान, KF का मान दिया है 1.86, ठीक है, ये दिया हुआ KF का मान। तो कह रहा भैया क्या होगा इसका आंसर।
तो हमें पता है कि अगर हम डेल्टा TF बराबर रखें, यानी हिमांक का अवनमन बराबर अगर रखते हैं, तो क्या लिखते हैं, KF होता है इंटू WB/MB होता है, यानी यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार हो गया, गुणे विलायक का द्रव्यमान, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 1000। यही ना फार्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया भाई फार्मूला। ठीक है, अब ये हमें फार्मूला यहाँ से मिल गया। अब इसी फार्मूले पे हमें वैल्यू को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो WB बराबर हम क्या ले सकते हैं, देखो WB बराबर ले सकते हैं डेल्टा TF इंटू MB ले सकते हैं, इंटू क्या ले सकते हैं, WA ले सकते हैं, और बटे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा भाई KF हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूले में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 0.186। ठीक है, ये दिया हुआ बटे, और यहाँ क्या ले सकते हो, गुणे, तो गुणे कितना ले सकते हो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो MB है, MB मतलब यूरिया का भार। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो यूरिया का जो भार है, यानी विलेय का भार, जिसको हम WB बोलेंगे, तो WB बराबर कितना दिया गया है, तो WB बराबर हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन कितना भाई 2 है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, प्लस कार्बन है 1, तो हो गया आपका 12, हाइड्रोजन है देखो 4, तो यहाँ पे 4 से गुणा करोगे, ऑक्सीजन हो गया 4 एकम 4, और प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पर 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 20, 40 20 60, यानी कितना आ गया भाई, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो 0.186 गुणे MB, और भार कितना आ गया, 60 आ गया, गुणे WA यानी विलायक का भार। तो विलायक का जो भार है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 500 ग्राम हो गया। कितना ग्राम, 500 ग्राम, बटे KF का मान दिया है 1.86। कितना दिया है, 1.86 गुणे, ठीक है, ये 1000 है, तो 1000 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 30। अच्छा, अब इसको कैंसिल करोगे तो 0.1, तो यानी हम कह सकते हैं WB बराबर अगर देखा जाए तो WB बराबर हो जाएगा 30 गुणे 0.1, 30 गुणे 0.1 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितना ग्राम, 3 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा, 3 ग्राम हो जाएगा। बात है इसमें, यानी WB का जो भार आ गया वो कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया। बात आ रहा है इसमें, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए तब तक अगला क्वेश्चन आंसर बताइए इसका, अगर आपको पता है तो अगला आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप बताइए जरा।
चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर किस सूत्र में से मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना की जा सकती है। किसकी गणना की जा सकती है, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक का हमें फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया क्या, ये मैंने सी को 2 बार लिख दिया है, इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया था। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा किस सूत्र से मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम फार्मूला देखें तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है। तो डेल्टा टीबी बराबर अगर देखें तो क्या लिखते हैं भाई, केबी इंटू डब्लू बी बाई क्या लिखते हो भाई, एम बी लिखते हो ना, और गुणे क्या लिखते हो, डब्लू ए लिखते हो, और गुणे 1000, यही ना लिखते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भाई मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी बराबर क्या होगा। तो केबी बराबर क्या होगा उसको देखना है। तो केबी बराबर क्या ले सकते हो, तो डेल्टा टीबी हो गया, गुणे एम बी हो गया, गुणे डब्लू ए हो गया, और ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका, 1 मिनट, डब्लू बी हो जाएगा। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, के बी, यानी कह सकते हैं डब्लू बी इंटू 1000, ये हो जाएगा। अब यही आपको देख लेना है कि किस में है। ठीक है, तो यहाँ पर के बी बराबर डेल्टा टी बी इंटू एम बी गुणे डब्लू ए बाई डब्लू बी 1000। देखिए यहाँ पर ऑप्शन अगर देखेंगे फर्स्ट में तो एम बी दिया हुआ है, देखिए एम बी है, डब्लू ए दिया हुआ है, डब्लू ए भी है, डेल्टा टी बी दिया है, ये भी है, डब्लू बी यानी विलायक का भार है, ये भी दिया है, और यहाँ पर क्या है 1000 दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर इसको जो है आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अगर देखेंगे तो ये जो है आपका क्वेश्चन नीट में इस साल आया हुआ, 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ था नीट में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि निम्न विलेनों को बनाया गया 200 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर P1 बना दिया गया। यानी हमारे पास कह रहा भैया एक P1 विलेन है, ठीक है, जिसमें 250 ml, कितना 250 ml जल ले लिया गया है, और उसमें 10 ग्राम क्या कर दिया गया है, ग्लूकोज भर दिया गया, क्या ग्लूकोज, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोल करके P1 बना दिया गया। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 250 ml जल में, ठीक है, 10 ग्राम यूरिया को घोलकर P2 बना दिया गया। क्या बना दिया गया, P2 बना दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो P2 जो विलेन बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो कह रहा है भैया 250 ml जल ही है, यानी आयतन बराबर है, और प्लस जो है 10 ग्राम हमें क्या मिल गया है, यूरिया, यानी इसमें यूरिया डाल दिया गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला क्या कह रहा है, अगला इसमें कह रहा है कि योम 250 ml, क्या कह रहा है, योम 250 ml जल में, योम 250 ml क्या है जल में, ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज को घोल करके P3 बना दिया गया। क्या बना दिया गया, P3 बना दिया गया। तो P3 बराबर जो विलेन होगा उसमें कह रहा है 250 ml जल लिया गया है, और उसमें 10 ग्राम क्या भर दिया गया, सुक्रोज भर दिया गया। 10 ग्राम क्या भर दिया गया, सुक्रोज भर दिया गया। ठीक है, जो P3 बन गया। अब अगला कह रहा है कि इन विलेनों के प्रासरण दाबों को के घटते क्रम का सही विकल्प है। घटता हुआ क्रम लिखना है, क्या बताना है, घटता हुआ क्रम। रीना यादव कह रही हैं थर्ड का जो है आपका ए होगा। ठीक है, वेरी गुड, थर्ड का ए होगा, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का ए होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पर अगर हम प्रासरण दाब का सूत्र देखें तो प्रासरण दाब बराबर क्या हम जानते हैं, डब्लू पी पाई लिखते हैं, या तो पी लिखते हैं या तो पाई लिखते हैं, दो ही लिखते हैं।
तो कुछ बुकों में पी दिया है, कुछ बुकों में पाई दिया है, तो हम लोग यहाँ पे पाई लेकर के चल रहे हैं, यानी पाई बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ जानते हैं CST होता है, क्या होता है भाई, CST। सी क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता को क्या कहते हो, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो N लिखते हैं, B बाई क्या होता है आपका आयतन होता है, और गुणे क्या लिखते हो, ST, यही ना लिखते हो, ठीक है। अगला देखिए, अगर इसी को मैं कहूँ कि यहाँ पर NB है, मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं WB बाई MB लिख सकते हैं, किन्हें लिख सकते हैं, और V लिख सकते हैं, और S लिख सकते हैं, और T लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है। तो ये हो गया भैया प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का ये जो है फार्मूला हो गया, ये हम जानते हैं, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पर WB है, बी क्या है, तो हम कहेंगे यही जो है विलायक का भार है, क्या है, विलायक का भार है। ये V क्या है, आयतन है। अब देखो इसमें अगर देखेंगे तो सबका आयतन 250 है, यानी समान है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी कहाँ जरूरत पड़ रही है ना, ये हो गया, यानी इसको हम यहाँ से क्या कर दें, हटा दें, यानी इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। और उसके बाद देखिए यस जो है, इसका मतलब ये हो, यस मतलब विलयन का स्थिरांक होता है। अब ये भी विलयन का स्थिरांक भी क्या है, सबके लिए समान होगा, ठीक है, और टी तापमान भी समान है, तो इसका मतलब है कि यस और टी भी हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। और अगर देखें तो सबसे आश्चर्य की बात है भैया 10 ग्राम ग्लूकोजो है, 10 ग्राम यूरिया भी लिया है, 10 ग्राम ये सुक्रोज भी लिया है, यानी तीनों विलयन में 10-10 ग्राम है। तो तीनों विलयन के लिए WB का मान भी क्या होगा, यानी हम कहेंगे समान होगा। तो WB भी हटा दें, अगर हम यहाँ पर यम रख दें, 1 रख दें, तो क्या लग रहा है कि जो पाई है यानी प्रासरण दाब है वो अणुभार के क्या होगा, समानुपाती है, ठीक है, अणुभार के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यानी अगर हम विलेय का अणुभार बढ़ा दें, विलेय का अणुभार अगर हम बढ़ा दें तो प्रासरण दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रासरण दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी यही यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसी को मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको इरेज करूँ, ठीक है, और मैं इसको सही से लिख देता हूँ। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके बताते रहेंगे, ठीक है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जो प्रासरण दाब हमें समझ में आया कि जो प्रासरण दाब होता है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अणुभार के, किसके, अणुभार के। अब इसी में ग्लूकोज का अणुभार देख लो, तो से 6 है, H12 है, और वो 6 का, तो इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है भैया, 180, कितना होता है, 180। यूरिया का अणुभार अगर देखें तो इसका होता है NH2CO NH2, आप काउंट कर लेंगे तो इसका अणुभार आता है 60, कितना आता है, 60 आता है। और अगर अगला देखें, ठीक है, अगला अगर देखें तो सुक्रोज है, तो सुक्रोज को क्या कहोगे, C12 है, H22 है, और O11 है, का अगर अणुभार देखें तो वो आता है 342, कितना आएगा, 342 का अणुभार जो होता है वो भैया 342 आएगा, कितना आएगा, 342 आएगा। बात आ रहा समझ, चलिए अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इसका अणुभार कितना आता है भाई, 342। तो किसका अणुभार सबसे ज़्यादा है, तो सुक्रोज वाले का, यानी तीसरे वाले का अणुभार क्या है, सबसे ज़्यादा है, सुक्रोज ज़्यादा मिलाया गया तो अणुभार ज़्यादा है, तो प्रासरण दाब क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। प्रासरण दाब सबसे कम किसका हो गया, P3 का, किसका हो गया, P3 का, है ना। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद देखिए 180 है, फिर 60 है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे थोड़ा कम अणुभार किसका है, ग्लूकोज का, यानी P1 का है, तो इसका प्रासरण दाब थोड़ा ज़्यादा होगा। और अणुभार सबसे कम किसका है, यूरिया का, यानी 60 है, तो इसका जो है प्रासरण दाब जो होगा P2 का सबसे ज़्यादा होगा। बात है इसमें, तो यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि जो प्रासरण दाब है वो अणुभार के समानुपाती होता है, तो जितना ज़्यादा अणुभार उसका प्रासरण दाब उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर P3 कम हो गया, फिर P1 हो गया उससे ज़्यादा, और P2 सबसे ज़्यादा। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो ए ऑप्शन हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ, ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ था, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी KF है ना, इतना दिया है। ठीक है, देखिए 2020 का नीट का क्वेश्चन था ये, ठीक है, और वो 2022 का था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेंजीन का हिमांक अवनमन कह रहा KF 5.2 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बेंजीन में एक वैद्युत अपघट्ट विलेय वाले 0.078 यम वाले यानी मोलर वाले, ठीक है, विलेयन का हिमांक अवनमन है, यानी हिमांक अवनमन कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा वो बताइए जरा। ठीक है, देखिए कह रहा है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी KF का मान, यानी जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। तो भाई गिवन क्या है, एक मिनट, अगर आपको पता है कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो गिवन में क्या है भाई, तो कह रहा है KF है, क्या है KF बराबर कितना है 5.12 दिया हुआ है केल्विन किलोग्राम। ठीक है, मोल इनवर्स है, यूनिट जरूर याद रखिएगा, काम में आता है। बेंजीन के वैद्युत अपघट्ट वाले, ठीक है, इसमें मोलरता दिया है, यानी मोलरता जो है यानी यम जो है वो 0.078 दिया हुआ है। ठीक है, मोलर। अब कह रहा है हिमांक अवनमन बताइए, हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो हिमांक का जो अवनमन होता है उसे हम डेल्टा TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, एकदम चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा चुन्नू टाइप का। तो डेल्टा TF जो बराबर होगा वो किसके होगा, तो हम कहेंगे KF होगा इंटू यम के होगा। तो KF का जो मान है वो है आपका 5.12 इंटू यम जो है, यम मतलब मोलरता है, तो 0.078 है, 0.078 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब ये हो गया, अब इसी का भाई गुणा भाग कर लो, जो आंसर आएगा वही होगा। अब गुणा भाग करिए जरा, बताइए क्या होगा इसका आंसर 5th वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 5.12 हो गया गुणे 0.078 है ना, तो इसका जो आंसर होगा 0.339। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.339 केल्विन। इसका मतलब क्या है 0.39 आ रहा है, 0.399 केल्विन। तो अप्रॉक्स किसके हो गया 0.4 केल्विन के। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो गया आपका, ए वाला जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए अब इसका आंसर बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, वह मिश्रण यानी वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये भी देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी आते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन दर्शाएगा, ये कह रहा। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, एसीटोन है और क्या है आपका क्लोरोफार्म है। क्या है, एसीटोन है और क्लोरोफार्म है। देखिए पहली बात तो इसका हमें नेचर समझना चाहिए। देखो एसीटोन को अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ CH3 होगा और यहाँ CH3। क्लोरोफार्म यहाँ से ऐसे CH होगा, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा और यहाँ Cl। तो यहाँ बना लेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, आकर्षण बढ़ेगा।
तो आकर्षण, वेरी गुड। तो यहाँ पर जिग्नेश कह रहा है 0.40, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है, इसमें पहला छठवां वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है कि एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में आकर्षण बढ़ेगा तो वाष्प क्या होगा, कम बनेगा, तो वाष्प दाब में अवनमन होगा, वाष्प दाब में घटेगी। जब वाष्प दाब घटेगी तो इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा। कैसा, ऋणात्मक, यानी ये तो भैया निगेटिव दिखाता है, यानी ऋणात्मक दिखाएगा। बात है समझ। अच्छा, क्लोरो एथेन है, ब्रोमो एथेन, तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एल्किल हैलाइड दिया है और दोनों का मिश्रण दिया है, तो एल्किल हैलाइड का अगर दिया है, जैसे ब्रोमो एथेन है, क्लोरो एथेन है, या क्लोरोप्रोपेन दे देता, क्लोरोब्यूटेन दे देता, तो इसका मतलब एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड ही में मिलाया गया है, यानी एक जैसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में ना तो आकर्षण होगा ना तो प्रतिकर्षण होगा। अब जब ना तो आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा, तो इसका मतलब ये भैया राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, यानी कोई विचलन नहीं होगा। यानी हम कहेंगे ये तो भैया आदर्श विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। बात है इसमें। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर एथेनॉल है और क्या भाई, एसीटोन है। एथेनॉल है और क्या है आपका, एसीटोन है। अब देखिए एथेनॉल अगर है तो एथेनॉल क्या बनाता है भैया, हाइड्रोजन बंध, है ना। एथेनॉल क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध, है ना। तो कोई भी अगर एल्कोहल है तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब बीच में आ गया कौन, एसीटोन, तो एसीटोन जब उसके बीच में घुसेगा, एसीटोन जब उसके बीच में आएगा तो उसका हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध जब टूटेगा तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से जल्दी गैस में बदलेगा, तो वाष्प दाब बढ़ेगा, तो वाष्प दाब बढ़ेगा तो आंशिक दाब बढ़ा, और आंशिक दाब बढ़ा भैया तो धनात्मक विचलन बढ़ा, यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी महेंद्र जी कैसे हैं, बढ़िया हैं, बस बढ़िया है जी, ठीक है। आप देखिए एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल और प्लस क्या है, एसीटोन है, तो एथेनॉल को अगर हम एसीटोन में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बंध तोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, तो आंशिक वाष्प दाब बढ़ा तो धनात्मक विचलन दिखाएगा, तो धनात्मक विचलन ये दिखाएगा यानी पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखिए बेंजीन है और टॉलुइन है, दोनों कैसे हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, दोनों में आकर्षण लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए ये आदर्श विलयन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। तो ये पहला वाला निगेटिव था, दूसरा वाला आदर्श, तीसरा पॉजिटिव था, और ये आपका हो गया डी, यानी धनात्मक विचलन वाला आंसर कौन सा हो गया भैया, सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से चलिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है। देखो नीट 2017 का क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो ताप पर निर्भर करेगा, बताइए जरा कौन सा ताप पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बात किया है ताप पर निर्भर वही करता है जिसमें मोललता यानी आयतन आता है। किसमें आता है, आयतन। आयतन ताप पर क्या होगा, घटे। अगर आयतन आप बढ़ा रहे हो, सॉरी ताप अगर बढ़ा रहे हो तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक पात्र लिया है ना, और या बीकर लिए हो, बीकर तो ऐसा नहीं होगा, मतलब बीकर तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट, मिट जा भैया, मिट जा मिट जा मिट जा। यहाँ तो ये है भैया बीकर, क्या है, ये बीकर हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब इसी में रखा हुआ है क्या, ये पानी रखा हुआ भर करके। अब जब इसे गर्म करोगे ना तो अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो सातवां का ये कह रहे हैं बी है, ठीक है, वेरी गुड, सातवां का बी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो जब भी ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। तो मोललता में अगर देखा जाए तो मोल पर केजी आता है, मोल पर केजी, यानी मोलों की संख्या भी नहीं बढ़ सकती है और इसका द्रव्यमान भी नहीं बढ़ सकता है। मोलरता में अगर देखेंगे तो कह रहा है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर, तो लीटर आ गया मतलब आयतन आ गया, यानी वॉल्यूम आ गया।
तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी। बात है इसमें, यानी किसी भी विलयन का तापमान यानी सोल्यूशन तापमान टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो उसकी मोलरिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बात है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मोल प्रभाज में मोलों की संख्या का अनुपात होता है, तो मोलों की संख्या भी नहीं बदलेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो भार प्रतिशत है, क्या है, भार प्रतिशत है, तो भार भी नहीं बदलेगा क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत में द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है नहीं बदलेगा। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 8वां बताइए, 8वें का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है 8वां। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है यहां पर देखिए 8वां। आठवां क्या कह रहा है वो देखिए और इसका आंसर बताइए आप लोग। आठवां का ये कह रहे हैं, देखिए कह रहा है एक टन विलयन की मोललता जो है को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, एक टन विलयन है जिसकी मोललता को 2 गुना यानी डबल कर दिया जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा ये कह रहा। तो यहाँ पर कह रहा पहला जो है आपका 2 गुना हो जाएगा, दूसरा आधा हो जाएगा, तीसरा 3 गुना हो जाएगा, चौथा अपरिवर्तित रहेगा। तो सिंपल सा बात है भैया, स्थिरांक है ना, देखो मोलल अवनमन स्थिरांक, सिंपल सा बात है कि मोलल अवनमन स्थिरांक जो है, स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, कहेंगे विलायक की प्रकृति पर। किस पे, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात आ रहा ना इसमें, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करता है। बात है इसमें, ये बात ध्यान में रखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है वो केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अब कहोगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, क्या करें, कैसे, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम लोग KF है ना, तो KF अगर हम देखें जल के लिए 1.86 होता है ना, केल्विन किलोग्राम, ठीक है, मोल इनवर्स यही ना होता है। तो केल्विन, अब इसका जल है ना, तो जल का जो हम कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 ही है, उससे इधर उधर नहीं हो सकता। चाहे आप उसकी सांद्रता को कितना भी बढ़ाओ या कितना भी घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे वो मोलल अवनमन स्थिरांक हो या मोलल उन्नयन स्थिरांक हो, केबी हो, ये अगर मान लो केबी दे दिया होता तब, तो केबी भी तो जल के लिए कितना होता है, वो उसका 0.52, 0 क्या होता है आपका 52 केल्विन किलोग्राम क्या होता है, मोल इनवर्स होता है। अभी ध्यान से हट रहा था। तो केबी का मान भी क्या होता है जल के लिए 0.52 होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा लॉजिक लगाइए कि आप जल में कुछ भी मिलाते थे तो केबी का मान तो यही रखते थे, केएफ का मान यही रखते थे। बात आया समझ नहीं आया? तो इसलिए ध्यान में रखेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो या मोलल अवनमन स्थिरांक हो, दोनों का मान अपरिवर्तित रहेगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि आदर्श विलयन के लिए यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये सब नीट के क्वेश्चन है, ठीक है, और जो कि आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट किया हूं, ठीक है।
अब देखिए आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा एक गलत है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक क्या है, गलत है। तो पहला दिया है गिब्स ऊर्जा, क्या मान कह रहा है 0 है। डेल्टा एच मिक्स क्या है 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा मिक्स जो है वो कह रहा है 0 है। और यहाँ पर डेल्टा पी जो है प्रेक्षित, प्रेक्षित मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, यानी दो गैस है, दोनों को आपने मिलाया, मिलाने के बाद जो दाब आया उसको देखा गया। और परिकलित यानी राउल्ट के नियम के अनुसार जो आप गणना करते हो फार्मूले से, या जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड, ठीक है, या प्रैक्टिकली जो सिद्धांतिक होता है, थियरी किसे आता है, तो कह रहा है इन दोनों का मान क्या हो गया 0। तो सिंपल सा बात ये है, देखिए जब आदर्श गैस बनता है तो कैसे बनता है, तो कह रहा हम भैया आइडियल हैं, आदर्श हैं। आदर्श हैं मतलब हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई गैस मिलाओ तो ना तो आकर्षण होगा ना तो प्रतिकर्षण होगा। तो जब आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होगा तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा 0, यानी ना तो ऊष्मा निकलेगी ना तो ऊष्मा आएगी। बात है इसमें, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, ये 0 होता है। बात है इसमें, डेल्टा एच मिक्स क्या होता है 0 होता है। ये आइडियल के लिए सही है। आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी आइडियल के लिए सही है। अब कह रहा है डेल्टा पी, यानी जब दो गैसों को आप मिलाते हो तो उसका जो दाब में परिवर्तन होता है वो भी तो 0 होता है। तो इसका मतलब ये तीनों नहीं होंगे। तो आंसर कौन सा है आपका, गिब्स ऊर्जा। तो ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी आदर्श विलयन आप बना रहे हैं तो उसमें गिब्स ऊर्जा के मान में परिवर्तन होगा ही होगा, परिवर्तन होता है तभी मिक्स होगा। बात है इसमें। तो डेल्टा जी जो होगा बराबर क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है जिसको हम कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन के लिए 1/2 गुणांक आई का मान होगा, 1/2 गुणांक आई का मान होगा। बताइए जरा, ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके बोर्ड के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए जरा 10वां का कौन सा आंसर होगा इसमें। कह रहा है प्रबल विद्युत अपघट्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन के लिए 1/2 गुणांक यानी आई क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं 9वां का डी हो गया, नहीं। 10वां का बताइए, 10वां का कौन सा होगा, ठीक है। 10वां का अब कह रहा है देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा BaOH का होल ट्वाइस है। अब ये अगर पूर्णतः आयनित है, हालांकि यहाँ लिखा है कि ये पूर्णतः आयनित होता है, यानी 100% आयन बन जाता है। तो 100% अगर आयन बनेगा तो इसका मतलब Ba क्या हो जाएगा 2+ में और OH 2- में, ऐसे 2OH- हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो देखो इधर एक ही आयन है ना, एक ही कण है। इधर देखोगे तो Ba तो 1 है लेकिन OH कितना आ गया 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो टोटल इधर कितना आ गया 3। तो 1/2 गुणांक I बराबर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ आयंस आफ्टर द डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद जो नंबर है आयंस है वो कितना है भैया 3 है। और कह रहा है डिसोसिएशन से पूर्व, डिसोसिएशन से पूर्व यानी वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, यानी यहाँ 1 दिया है तो यहाँ 1, तो बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर आंसर जो है 10वां का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बात सॉरी 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। बात आ रही है समझ में। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या है, वेरी गुड, रीना कह रहे हैं, ठीक है, रीना यादव, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3rd ऑप्शन है, ठीक है, 3 आ रहा है ऑप्शन, मतलब नहीं है, ऑप्शन ए था और 3 ऑप्शन 3
आंसर था। चलिए अगला जो है आपका 11th, कह रहा निम्नलिखित वैद्युत अपघट्ट में से किसके वांट हैव गुणांक का मान Al2SO4 का होल थ्राइस के समान होता है ना। निम्नलिखित विद्युत अपघट्ट में से किसके वांट हैव गुणांक यानी I का मान जो है वह Al2SO4 का होल थ्राइस के मान के समान होता है। बताइए जरा किसके मान के समान होगा। तो यहां पर क्या है Al2SO4 है, तो इसमें आयनों की संख्या पहले निकाल लो। ठीक है, तो देखो Al2 है, बताइए तब तक आप लोग, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर बताइए इसका। देखिए Al2SO4 है का होल थ्राइस, इसको तोड़ दो तो यहां पर क्या मिल जाएगा 3Al3+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और SO4 कितना मिलेगा 2-, कितनी संख्या में भाई 3 की संख्या में। तो सॉरी Al2 है, Al 2 था, कितना था 2 था। तो यहां हो जाएगा आपका 2। तो इसमें आयन पहले देखिए 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, टोटल आयन कितने हैं 5। कितने आयन है 5। तो इसी में चेक कर लो 5 किसका है, जिसका 5 होगा उसी का आंसर होगा, जिसका 5 होगा उसी का आंसर होगा। बताइए जरा। ठीक है, तो देखो K2SO4 को अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 2K+ मिल जाएगा और SO4 2- मिल जाएगा। तो आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 इसका और 1 सल्फेट का, टोटल कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। K3 को अगर तोड़ोगे तो 3K+ मिलेगा, है ना, और प्लस क्या मिलेगा तो हम कहेंगे Fe, इतना बड़का जो है ना Cn का होल 6 है, ये तो 1 के रहेगा, 3- है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ जी 11th का बताइए, 11th का कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर तीसरा है, देखिए ये 3 हो गया ना आयन, और इसका 1 आयन ये हो गया, तो 3। अब देखो ये पूरा एक ही आयन है, ये पूरा जो है FeCN का होल 6 क्या है भैया, एक ही आयन है। तो ये 3 हो गया और ये 1 कितना हो गया भैया 4 आयन हो गया। कितना 4 आयन हो गया, तब तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए Al है, तो Al की संख्या कितनी है 1 ही है, और NO3 है तो NO3- हो गया, कितनी संख्या में है 3 में है, तो यहाँ 1 हो गया 3 इसका हो गया, टोटल कितना आ गया भैया 4 आ गया। इसके बाद इसमें भी 4 है यानी कम है। यहाँ देख लेते हैं लास्ट बेचारा होगा ही, अब जो नहीं 3 है तो चौथा तो होगा ही। तो K4 को तोड़ लो तो 4K+ मिलेगा ना, और क्या मिलेगा देखो बाबू Cn का होल 6 है, और ये मिल जाएगा कितना 4+ आया तो 4- यहाँ आ जाएगा, सिंपल सा है। तो इसकी संख्या कितनी है 4 है, और इसकी संख्या कितनी है भैया 1 है, तो 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो 4 1 क्या हो गया आपका 5 हो गया, कितना 5। तो देखो 11वां में अगर बात करें तो 5 आयन Al2SO4 का होल थ्राइस में बनेगा, तो इसमें भी 5वां बनेगा। रीना यादव 11 का D है, वेरी गुड, शाबाश रीना यादव, काफ़ी एक्टिव है, सही है, वेरी गुड, इसी तरीके से होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 11 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो जेई मेंस का क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ था पिछले साल। ये मुझे लगा कि ये एनसीईआरटी में से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको पुटअप कर लिया, है ना। है तो बहुत से क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये मुझे लग रहा था बोर्ड में हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है हमारे पास विलयन है और विलायक प्रणाली के अनुसार वाष्प दाब, ये क्या हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वाष्प दाब जो है तापमान वक्र नीचे दिया गया, यानी ये ग्राफ दिया गया है जिसमें विलयन और विलायक है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हमें बस ये समझना है कि भैया इसमें किसका ग्राफ विलयन का होगा, किसका ग्राफ विलायक का होगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि विलायक का क्वथनांक बताइए कितना होगा, इसमें भरना था, यानी ऑनलाइन इसका पेपर हुआ था, इसमें आपको भरना था कितना होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन जो था जेईई मेन 2023 का पिछले साल का आया हुआ था। ठीक, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, बहुत ही इजी होता है, जेईई मेंस हो या नीट हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना होगा, क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है और इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए पहले टॉपिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ भैया एक एटीएम, यानी एक एटीएम वायुमंडल दाब है। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर कह रहा है ये है वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है। बात है समय? ठीक, 83 डिग्री। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा एक बार और कोशिश करिए। कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, विलायक दिया हुआ है। ठीक है, विलायक है, विलयन का नहीं है। थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भैया देखो एक वायुमंडल, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ना या खड़े हैं कहीं भी हैं, तो हमारे ऊपर एक वायुमंडलीय दाब लगता है। तो उसी प्रकार से अगर जल है तो जल पर भी क्या होता है? एक वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए वो द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अगर हम उसके दाब को हटा दें तो गैस में बदल जाएगा। गैस में क्या है? जल्दी बदल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर कोई द्रव है, कोई द्रव है, अगर वो क्या कर रहा है, उसके वाष्प जो है, उसका जो वाष्प दाब है, अगर वह एक वायुमंडलीय, जैसे कह रहा है हमारे ऊपर क्या है, एक वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है, इसलिए हम भैया उठ ही नहीं पा रहे हैं। कौन कह रहा है? जल कह रहा है भैया उठ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर एक एटीएम का दाब लग रहा है। तो कह रहा है तब, तो कह रहा है गर्म करो। तो जब गर्म करोगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो अगर वो जो दाब ऊपर पड़ रहा था एक एटीएम के, अगर उसके बराबर हो गया तो खड़ा हो जाएगा, यानी गैस में उड़ जाएगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी है, अगर कोई द्रव है या विलायक है, विलयन है, तो वो एक एटीएम दाब पर पहुंचता है तो वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखो एक एटीएम वाष्प दाब अगर हो गया तो गैस में बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलयन और एक होता है विलायक। ठीक है, तो विलयन में वाष्प दाब कम होता है और विलायक में वाष्प दाब ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जल धरा है, यानी जल है, पानी है। अब जब जल है तो जल में अणुओं की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, मानिए इतने जल हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 यानी 5 लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, एक वायुमंडलीय यानी एक एटीएम दाब बना ले रहे हैं, गैस में बदल जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब 5 लोग मिल गए। ठीक है, 5 लोग मिल गए यानी 5 अणु जल के मिल गए और वो दाब ऐसा लगाए कि वो गैस में बदल गए। ठीक है, यानी 5 अणु मिल करके एक एटीएम के बराबर दाब उत्पन्न कर रहे हैं। ते तो भाई जल था, यानी ये हो गया विलयन, सॉरी विलायक। ये क्या हो गया? विलायक। अगर हम इसी में चीनी मिला दें, क्या मिला दें? चीनी। तो चीनी यानी मिला देने पर क्या हो जाएगा? ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। तो विलयन जब चीनी बनेगा तो चीनी में थोड़ी ना जो है चीनी वाष्पित होगा, गैस में बदलेगा। चीनी नहीं बदलेगा, यूरिया बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यूरिया मान लो हर जगह है इतना घेर लिया, अब मान लो 2 अणु यूरिया के मिला दिए तो 2 स्थान घेर लिया। अब गैस किसके बनेंगे? 3 के, यानी ये इसका जो वाष्प होगा वो कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो इसका वाष्प दाब अब 3 आएगा। कह रहा भैया 5 लोग मिल करके जब दाब लगा रहे थे तब एक एटीएम हो रहा था, अब 3 लोग लगा रहे हो तो दाब कम हो गया। तो इसको देखो, यहाँ पे आते हैं अब मेन मुद्दे पे, यानी विलयन में वाष्प दाब कम होता है, विलायक में ज़्यादा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया है ये विलायक का है, ऊपर वाला दाब ज़्यादा है देखो यहाँ पे, और इसको मिलाओगे तो ये इसका वाष्प दाब यहाँ मिलेगा तो कम है। मान लो इसको हम 0 मान लें, इसको 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, ऐसे ना। 0 तो ज़्यादा हो गया, 0 मान लो 25 है, 0.5 है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये नीचे विलयन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? विलयन हो गया। ठीक है, यानी ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का वाष्प दाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विलायक का क्वथनांक कितना होगा? तो क्वथनांक यानी ये है भैया विलायक, दाब बढ़ता गया, वाष्प दाब बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया कि वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया? बराबर।
तो भैया फट से गैस में बदल गया और इसका मान देखेंगे तो नीचे दिया है कितना 82 डिग्री। कितना दिया है 82। तो ये ध्यान में रखेंगे ये 82 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 डिग्री होगा। अगर इसी में क्वेश्चन बदल देता कि भैया विलयन का नहीं सॉरी विलायक का नहीं भैया विलयन का बता दो। किसका बता दो विलयन का क्वथनांक बता दो। तो विलयन के लिए ये जो ग्राफ है वो तो भैया नीचे दिया है, ये पहुंचेगा तो यहाँ जाके पहुंचेगा ना। तो विलयन का जो क्वथनांक है वो 83 होगा। कितना होगा 83 होगा। तो विलयन का क्वथनांक 83 डिग्री और विलायक का क्वथनांक 82 डिग्री होगा। कितना होगा 82 डिग्री होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? बस इतना ध्यान में रखिएगा। कोई डाउट है तो आप बताइए इसको, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है तो इसको बताते रहिएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला एक क्वेश्चन है। अब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। देखिए यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका एक कौन सा था 12 था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जल के लिए ठीक है मोलल उन्नयन स्थिरांक 1.86 डिग्री ठीक है सेंटीग्रेड और पर मोलल दिया है। हो तो ठीक है 0.1 m NaCl 0.1 m NaCl का ठीक है हिमांक बिंदु होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हिमांक बिंदु होगा। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है आपका पहला जो ऑप्शन है वो -1.86 है डिग्री सेल्सियस है। बी दिया है आपका +0.186 डिग्री सेल्सियस है। सी दिया है -0.372 ठीक है डिग्री सेल्सियस है। और डी जो है आपका दिया है +0.372 डिग्री सेल्सियस है। एक क्वेश्चन दिया है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? कह रहा है भैया जल के लिए क्या कह रहा है? जल के लिए जो हिमांक बिंदु है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है तो सॉल्व करिए। तो पहले क्या लिखोगे? गिवन। क्या लिखोगे? गिवन यानी क्या क्या दिया गया है ना। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कह सकते हैं KF। तो KF बराबर 1.86 दे दिया है डिग्री सेल्सियस पर मोलल है। ठीक है। तो मोल पर केल्विन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मोल पर लीटर होता है इसका आयतन है ना। अब कह रहा हो तो 0.1 है मोलरता है। तो मोलरता जो है m बराबर जो है मोलरता है ये m स्मॉल m था। अब ये दिया हुआ है आपका 0.1 कितना दिया है 0.1 दिया है। ठीक है। तो कह रहा है हिमांक बिंदु बताइए। क्या बताइए? हिमांक बिंदु। तो जल का हिमांक बिंदु क्या होता है भाई? TF जल है तो T0F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T0F का मान। अच्छा जल के लिए मोलल निशान है तो ये जल का नहीं है विलयन का है। तो विलयन का हिमांक को हम क्या लिखते हैं? TF लिखते हैं। तो TF बराबर कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर आपको पता है कि जल अगर है तो उसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब मोललता वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है 13 का C कह रहे हैं। ठीक है वेरी गुड। ठीक है जिग्नेश कह रहे हैं 13 का C है। शाबाश वेरी गुड। ठीक है हो सकता है आपका आए। ठीक है सही है होना भी चाहिए। चलिए ठीक है। अब देखिए डेल्टा TF बराबर अगर हम देखें फार्मूला तो क्या होता है भाई? KF होता है इंटू EM के होता है मोललता के।
तो KF का मान हमें दिया हुआ है 1.86 है और मोललता दिया है 0.1 है। तो अगर हम इसी को इधर लेके जाएं डेसिमल तो 0.186 आ जाएगा ना। इतना हो गया क्वथनांक डेल्टा TF, यानी ये हो गया आपका हिमांक में औनमन। तो डेल्टा TF बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि T0F होता है माइनस TF होता है, ये हम जानते हैं वे ना। तो यहाँ पर TF का वैल्यू कितना आ गया 0.186 आ गया और T0F जानते हैं 0 होता है, तो 0 डिग्री हो गया माइनस क्या हो गया TF। तो TF बराबर क्या हो गया, तो हम कहेंगे माइनस 0, इसको इधर ले जाओ इसको इधर, तो माइनस कितना हो जाएगा 0.186 हो जाएगा। अच्छा रुक जा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पर हमने आई, देखो यहाँ एक गड़बड़ है, यहाँ पर आई है ना। देखो आई बराबर अगर देखा जाए तो NaCl है ना, तो NaCl के लिए क्या मिलता है Na प्लस और Cl माइनस। ये देखो ये बहुत भयानक गलती हो रही थी ना। देखो यहाँ पर Na प्लस दिया है NaCl, तो NaCl के लिए आयनों की संख्या भी निकालना पड़ेगा ना, तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है एक एक कितना 2, तो आई का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आई का भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 छक 12, 2 अठे 16, 1 17, 2 एकम 2 यानी 0.27। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे 0.27, 2 एकम 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 372। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस के साथ 0.372। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 0.372। यहाँ थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि डेल्टा TF बराबर आई इंटू क्या है IKF इंटू एम है। देखो यहाँ पर NaCl क्या होता है आयनों में वियोजित हो जाता है, तो आयनों में वियोजित होकर के कितने आयन देगा 2 आयन देगा, तो 1/2 गुणांक का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आंसर भी गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आंसर दिया था वो -1.86 भी दिया था। बताओ ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है और 2016 या 17 का क्वेश्चन है। बताओ कितना मतलब लेवल का दिया हुआ था। अगर थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया होता तो ये आंसर गया होता। बात है इसमें, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, जैसा कि जिग्नेश ने बताया। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, शाबाश। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, आई वाला गुणांक जरूर आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो समझते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सममोलर क्या है, सममोलर हमारे पास है। सममोलर मतलब जिसकी मोलरता समान है। तो सममोलर BaCl2 NaCl तथा ग्लूकोस विलेनों के प्रासरण क्या है भाई, विलेनों के प्रासरण दाबों का क्रम है। विलेनों के प्रासरण दाबों का क्रम है। अगर आपको आ रहा है तो आंसर पहले दीजिए, जब तक मैं ऑप्शन लिखूं तब तक आप आंसर दे दीजिए, है ना, तब समझे कि हाँ मतलब स्टूडेंट हैं हमारे, सही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा BaCl2 है और यहाँ NaCl है, यहाँ ग्लूकोज है, ये पहला ऑप्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला क्या दिया है NaCl दिया है, फिर आपका BaCl2 दिया है, फिर आपका ग्लूकोस दिया है, बी ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ भाई, देखो सी जो ऑप्शन है वो क्या दिया है, तो कह रहा है ग्लूकोस दिया है,
BaCl2 दिया है और NaCl दिया है, और डी ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन दिया है ग्लूकोस है, ग्लूकोस हो गया, NaCl हो गया, और उसके बाद दिया है BaCl2। क्या दिया है? BaCl2। अब बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, कह रहा है सममोलर है, यानी जिसकी मोलरता समान है। उसमें कह रहा है BaCl2 की मोलरता समान है किसके? NaCl की, और NaCl की मोलरता समान है ग्लूकोज के। तो परासरण दाब का क्रम बता दो। तो परासरण दाब का क्रम बताना है, तो इसका मतलब परासरण किस पे निर्भर करेगा? तो आप जानते हैं I के मान पर। किस पे? I के मान पर। तो I का मान जितना ज़्यादा होगा उसका परासरण दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो पाई बराबर ICST पढ़ रहे हैं, जानते हैं। तो I मतलब क्या है? I मतलब 1/2 गुणांक है। तो 1/2 गुणांक जितना ज़्यादा परासरण दाब उतना ही ज़्यादा। बताइए, अब बताइए आंसर क्या होगा। चलिए तब तक हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है I का मान क्या होगा वो पहले निकाल लेते हैं। देखिए BaCl2 दिया हुआ है, इसको अगर हम आयनित करते हैं, तोड़ते हैं, तो Ba2 प्लस मिलेगा और 2Cl क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर एक आयन और इसके 2 आयन, तो 2 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं NaCl है, तो NaCl को अगर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। तो एक आयन इसका, एक आयन इसका, कितना हो गया भैया? 2 आयन। तो यानी NaCl में 2 आयन हो गया, इसका हुआ 3 आयन, इसका हुआ 2 आयन। ग्लूकोज टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब एक ही होगा। तो अगर ग्लूकोज है C6 है, H12 है, O6 है, तो इसमें भी वही होगा, C6 होगा, H12 होगा और O6 होगा। बात आ रहा इसमें। तो एक आयन पहले था, एक आयन बाद में भी हुआ, तो I बराबर क्या होगा? 1/1 बराबर 1। यानी ना तो संयोजन होगा ना तो वियोजन होगा, है ना। तो इसका मतलब आयनों की संख्या या कणों की संख्या कहिए 1 हुई। तो किस में सबसे ज़्यादा है? BaCl2 में। तो परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा? Ba। अब देखिए परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा? BaCl2 का। NaCl का उससे कम हो जाएगा, ग्लूकोज का उससे कम हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? A वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात आ रहा समय। तो यानी 14 का क्या हो गया? आपका A हो गया। बात आया समय? कोई डाउट है तो आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 24 डिग्री सेल्सियस है, 24 डिग्री सेल्सियस पर जो है कह रहा हमारे पास शक्कर है, शक्कर मतलब चीनी है, के शक्कर के, ठीक है, 1 बिलियन का परासरण दाब, 1 बिलियन का परासरण जो दाब है, परासरण दाब वो दिया है 2.5 ATM या वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब दिया है। ठीक है, वायुमंडलीय है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा कह रहा है ग्राम प्रति लीटर, क्या कह रहा है? ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण क्या होगा? विलयन का सांद्रण यानी सांद्रता क्या होगा? विलयन का सांद्रण क्या होगा? अब आपको अगर आ रहा है तो इसका पहले आंसर निकालिए, तब तक हम लिखते हैं इसका ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन। तो आंसर इसका बताइए, तब तक हम ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है आपका 10.25, दूसरा दिया हुआ है आपका 1.025, तीसरा आपका दिया है 102.5। ये भाई ये सब डेसिमल वाला ही प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर 0.1025 है। ठीक है, तो अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप बताइए क्या होगा, कोशिश करिए, है ना, कोशिश करिए आंसर बताने की।
तो कह रहा है 24 डिग्री सेल्सियस पर एक शक्कर, तो पहले गिवन है भैया, गिवन, ठीक है। कह रहा है 24 डिग्री सेल्सियस है तो तापमान है आपका T, 24 डिग्री सेल्सियस है तो भैया केल्विन में बदल लो, पहले 273 जोड़ दोगे तो कितना हो गया, तो 4 3 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा और 2 यानी 297 केल्विन हो जाएगा। प्रासरण दाब है तो प्रासरण दाब को हम पाई से लिखेंगे जो कि 2.5 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ATM हो गया। अच्छा, अब कह रहा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो सांद्रता को हम C से लिखेंगे, यहाँ पे सांद्रता को हम किससे लिखेंगे भाई, C से लिखेंगे। तो C बराबर कह रहा है क्या होगा, तो आपको पता है पाई बराबर CST, पाई बराबर CST, तो यस का मान हमें पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि इसको अगर लीटर दिया है, वायुमंडलीय दाब दिया है तो इसका वैल्यू 0.0821, ठीक है, ये आपको लिखना होता है, ठीक है, तो 0.021 होता है, अब 0.0821, ठीक है, इसको लगा दीजिए। तो पाई प्रासरण दाब, यानी अब जाइए सॉल्यूशन पे, प्रासरण दाब पाई बराबर क्या होगा, CST होगा, पाई बराबर क्या होगा, CST होगा। अब यहाँ आई लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि शक्कर टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर सांद्रता, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर जानते हैं पाई बराबर ST, पाई बराबर क्या होगा, ST, फार्मूला लग गया। तो C बराबर हो गया पाई, पाई का मान कितना हो गया, 2.5 हो गया, यहाँ T रहेगा। देखिए आप लोगों का कोई कैलकुलेशन मुझसे फास्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना चाहिए। अब देखिए यस का मान कितना होता है भाई, 0.0821 हो गया, और टी का मान जो है वो कितना दिया है, तो टी का मान दिया है 297, ठीक है, 297। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.1025, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ कि टाइम आपका बर्बाद ना हो, तो इसलिए इसका जो आंसर है 15वें का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बात आया समझ। चलिए ये हो गया, एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। बस आप नोट करते जाइए, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको नोट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट करिए, तभी मज़ा आएगा, है ना। मैं तो लिखाते हुए चला जाऊंगा, आप सुनते हुए चले जाएंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसका। कह रहा है हमारे पास दो द्रव हैं ए तथा बी, दो द्रवों ए तथा बी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब जो है क्रमशः, वाष्प दाब क्रमशः, उल्टा हो गया, क्रमशः जो है दिया हुआ है 80 mm है तथा 60 mm है। कितना है, 60 mm है, ठीक है। तो कह रहा है पी के कितना, पी के 3 मोल, पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर, 2 मोल मिलाने पर, ठीक है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ये पूछ रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका 140 mm, बी ऑप्शन दिया था 20 mm, सी का दिया था 60 mm, और डी का जो दिया था वो था आपका 72 mm, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा।
अब कह रहा है हमारे पास दो द्रव हैं ए तथा बी हैं जिसके वाष्प दाब, यानी दो द्रव अलग अलग हैं तो उनके वाष्प दाब क्या हैं, अलग अलग होंगे। तो द्रव को हमने मिलाया नहीं है, इसका मतलब वो शुद्ध है। तो इसको हम कहेंगे, मान लीजिए ए द्रव का वाष्प दाब, तो इसे कहेंगे हम पी नॉट ए बराबर 80 mm, है ना, ये हो जाएगा, यानी ये गिवन हो गया। यानी हम कह सकते हैं शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है पी नॉट ए वो 80 mm हमने मान लिया, और पी नॉट बी यानी बी का जो वाष्प दाब है शुद्ध घटक का वाष्प दाब वो हो गया 60 mm। अच्छा पी के मोलो, अच्छा इसमें पी कह रहा है, इसमें ए तथा यहाँ ले लेंगे बी, तो ए तथा बी के मोलों की संख्या दिया हुआ था, तो ए के मोलों की संख्या को हम यानी ये लिखेंगे, ये 3 मोल है। बी के मोलों की संख्या को हम एन बी लिखेंगे जो कि 2 मोल है। कितने मोल है भाई, 2 मोल है, ठीक है। मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, तो प्राप्त विलयन यानी मिलाने पर कुल दाब, तो यानी ये क्या पूछ रहा है भैया, पी कुल पूछ रहा है, क्या होगा कुल दाब क्या होगा। अब सॉल्यूशन पे जाइए, किस पे जाओगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सॉल्यूशन पे अगर जा रहे हो तो आपको पता है कि भैया पी कुल क्या है, पी कुल बराबर क्या होगा, तो जानते हैं पी नॉट ए होगा इंटू एक्स ए होगा प्लस पी नॉट बी होगा इंटू एक्स बी होगा, यही ना। अच्छा इसका मतलब है कि हमें एक्स ए और एक्स बी पहले पता करना पड़ेगा तब ना, और तो सब पता है। तो एक्स ए कैसे पता चलता है, तो जानते हैं एक्स ए बराबर यानी ए घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर जो होगा तो होगा ए के मोलों की संख्या बटे विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या, तो उसमें 2 ही है यानी एन ए है और एन बी है, ठीक है। तो एन ए मतलब ए के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या तथा बी के मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या कितना है, 3 है, बी के अब यहाँ भी 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, तो 3 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या कर दें, तो यहाँ पर एन बी हो जाएगा बटे एन ए प्लस एन बी। तो एन बी का वैल्यू कितना होता है, 2 दिया हुआ, देखिए बी के मोलों की संख्या, ये कितना दिया हुआ है, तो 3 + 2 दिया है, तो हम कहेंगे 2 + 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो गया। अब इसी में रख दो, चुन्नू टाइप का क्वेश्चन था। तो पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे एक्स ए, तो एक्स ए का वैल्यू कितना हमने निकाल लिया, 3/5 प्लस पी नॉट बी जो है वो कितना दिया है, तो देखो पी नॉट बी जो है वो 60 mm है, तो यहाँ 60 लिख लीजिए, और एक्स बी का मान दिया है 2/5, तो यहाँ 2/5 लिख दीजिए। तो 16 × 5 = 80, यानी यहाँ 16 हो गया, और 12 × 5 = 60, यहाँ 12 हो गया। तो यहाँ पर 16 × 3 = 48 और 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया 8 × 4 = 12, 2 4 2 6 7 यानी 72, यानी 72 mm Hg हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 72 mm Hg हो जाएगा। बात आया समय, बस इतना आपको समझना था। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिया है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको पूरा, ठीक है, पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सुधीर गुप्ता कह रहे हैं 72 mm आ जाएगा, रीना यादव, ठीक है, वेरी गुड, डी होगा, शाबाश। इसी तरीके से एक्टिव रहना चाहिए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा। देखिए जब भी कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए चाहे मुझसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपको आ रहा है, आप लिखिए, फटाफट आंसर दीजिए उसका, तो उसे एक्टिव पार्टिसिपेशन जब रहेगा तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान, जिग्नेश भी कह रहे हैं डी है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो मैं आपको ये कह दूं, ठीक है, कि थोड़ा आप आपको स्पीड में रखिए। अगर आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, मैंने बता दिया कि प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक आपको, ठीक है, सॉरी 6 तक, 7 का मैंने प्लेलिस्ट अभी बनाया नहीं है लेकिन वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो 6 तक जाएंगे तो आपको पूरा NCERT